Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th January 2026. Before I proceed, I would like to wish you all a very happy Republic Day. Moving forward, you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Governor's Address to State Legislature, and Article 176 of the Indian Constitution. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आर्टिकल 176 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर्स इन एनी स्टेट हैव टू एड्रेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एटलीस्ट ऑन 2 ओकेजन्स। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको गवर्नर ऑफ दैट स्टेट को एड्रेस करना होता है एटलीस्ट ऑन 2 ओकेजन्स। फर्स्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो उसके बाद जो पहला सेशन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको गवर्नर एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ जब भी फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, पहली बार जब वो मिलती है तो उसको गवर्नर एड्रेस करते हैं। तो ये 2 ओकेजन पे गवर्नर को एड्रेस करना होता है टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी न्यू ईयर, एंड सेकेंड, वंस द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली गेट्स इलेक्टेड, तो उसके पहले सेशन को गवर्नर एड्रेस करते हैं as per article 176 of the Indian Constitution. And likewise, as per article 87 of the Indian Constitution, President of India addresses both houses of the parliament on the first day of the first session of every year, as well as once the new Lok Sabha is elected, तो उसके बाद उसके फर्स्ट सेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं एज पर आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 87 इज फॉर प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 176 इज फॉर गवर्नर्स। इस एड्रेस में होता क्या है? इस एड्रेस में प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को एंड गवर्नर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को बताते हैं कि व्हाट आर द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ देयर गवर्नमेंट। ध्यान रहे, ये प्रेसिडेंट का या गवर्नर का कोई पर्सनल स्पीच नहीं है। दिस स्पीच या एड्रेस इज ड्राफ्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट हैव टू आउटलाइन देयर स्पीच इन दैट डायरेक्शन ओनली। जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है, उस जिस तरीके से उन्होंने वो एड्रेस स्पीच तैयार किया है, उसी हिसाब से प्रेसिडेंट या गवर्नर को बोलना है। क्योंकि यू ऑल नो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव टू एक्ट एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक बार जब ये एड्रेस स्पीच खत्म हो जाता है तो उस स्पीच पे फिर डिबेट डिस्कशन होता है इन द हाउस, फिर अंत में एक मोशन ऑफ थैंक्स रखा जाता है और उस पर वोटिंग होती है एंड मोशन ऑफ थैंक्स जनरली गेट्स पास्ड, क्योंकि सरकार ने ही ये एड्रेस स्पीच तैयार किया होता है और सरकार के पास मेजॉरिटी है, तभी तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ही ये एड्रेस स्पीच तैयार किया है और उनके पास मेजॉरिटी है इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज व्हाई दे हैव फॉर्म्ड पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एज वेल एज इन लोक सभा दे हैव मेजॉरिटी, दैट इज व्हाई दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इस कारण से ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड लोकसभा में पास हो ही जाता है। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के स्पीच के बाद मोशन ऑफ थैंक्स पे वोटिंग होती है, उसके साथ ही उसको पास करके क्लोज किया जाता है इस एड्रेस स्पीच को। लाइकवाइज पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग से वोटिंग होती है। लोकसभा में तो पास होता ही होता है, जनरली राज्यसभा में भी पास हो जाता है, लोकसभा में तो पास होना ही है। इसके पीछे का मैंने कारण बताया कि सरकार ने ही एड्रेस स्पीच बनाया है और सरकार के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो वहाँ पे पास होगा ही। अगर लोकसभा में पास नहीं हो पाता है मोशन ऑफ थैंक्स, एक बार के लिए इमेजिन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, और उस केस में अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट विल फॉलो नो कॉन्फिडेंस मोशन।
सरकार के अगेंस्ट फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है और सरकार को गिराई जा सकती है। तो ये तो एक अलग बात हो गई मोशन ऑफ थैंक्स से रिलेटेड। एक और बात ध्यान रखिएगा कि मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में संविधान में सीधा सीधा मेंशन नहीं किया गया। द वर्ड मोशन ऑफ थैंक्स हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आपको अभी तक बात समझ आ रही है कि आर्टिकल 87 के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 176 के हिसाब से गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज टू एड्रेस द लेजिस्लेटिव बॉडीज एज पर द एड्रेस स्पीच प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन करंट प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है, कई सारे ऐसे स्टेट्स जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उसके अपोजिशन में जो पार्टियां स्टेट में रूल कर रही हैं, अपोजिशन लेड गवर्नमेंट इन द स्टेट, वहां पे देखने को क्या मिल रहा है कि गवर्नर्स आर नॉट फॉलोइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्पीच तैयार करके दे रही है, या तो उसको स्किप कर रहे हैं, उसमें पूरी बातें बोल नहीं रहे हैं, या तो फिर कुछ अपना ही बोल दे रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में Governor has skipped some of the portions during his address in the year 2022, 23 as well as 24. Kerala में also governor skipped few portion in states में जो पार्टियां पावर में हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये पार्टियां ऑपोजिशन में हैं। तो ऑपोजिशन में जो पार्टियां हैं एट यूनियन लेवल, उनके द्वारा लेड की गई गवर्नमेंट एट द स्टेट्स, वहां पे गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में टसल देखने को मिल रहा है। सेम हैपेंड इन कर्नाटका। कर्नाटका में तो कुछ और ही हो गया। गवर्नर डिड नॉट रीड आउट द एड्रेस प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रादर ही डिलीवर्ड हिज ओन 2-line एड्रेस एंड देन ही लेफ्ट। अपनी 2 बात बोली और निकल गए, ना मोशन ऑफ थैंक्स के लिए वेट किया ना कुछ। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गवर्नर्स आर क्लियरली वायलेटिंग द प्रोविजंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन as per आर्टिकल 176। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अगर व्यू देखा जाए तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि गवर्नर इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, या दूसरे शब्दों में कहें तो सेरिमोनियल हेड। वो बस सेरिमोनियल पर्पसेस से, सांकेतिक पर्पस से, सिंबॉलिक पर्पस से वो हेड है, बट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस द गवर्नर शुड act on advice of Council of Ministers. Similarly, Nabam Rabia versus Deputy Speaker case of Arunachal Pradesh, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि as per आर्टिकल 176 the governor has to act as per the aid and advice of Council of Ministers। मतलब गवर्नर अपने हिसाब से एड्रेस स्पीच नहीं बोल सकते, गवर्नर को वही कहना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पीच तैयार किया है। क्योंकि गवर्नर क्या कह रहे हैं असल में कि उनकी सरकार क्या क्या पॉलिसीज लेकर के आएगी आने वाले साल में। तो सरकार को हेड तो चीफ मिनिस्टर करता है स्टेट लेवल पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सरकार चला रहे हैं, उनको हेड करता है चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो पॉलिसीज प्रिपेयर किए हैं वही तो गवर्नर को बस डिलीवर करना है। गवर्नर डज नॉट हैव डिस्क्रिशनरी पावर हियर। दिस इज व्हाट वाज रीइटरेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन नबाम राबिया केस। लेकिन इन सम states we are seeing governors are violating constitutional provisions, conventions। इसमें अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? तो सरकारिया एंड पूंची कमीशन, 2 इंपॉर्टेंट कमीशंस फॉर इंप्रूविंग स्टेट सेंटर रिलेशन, उन दोनों में एक बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। स्टेट के अंदर गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं किया जाना चाहिए। वो इसलिए किया जाना चाहिए ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। द गवर्नर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ लिंक पिन या फिर नोडल पॉइंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर शुड नॉट एक्ट एज ए हिंड्रेंस इन फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस कारण से जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को वही होता रहे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने से पहले चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट जरूर करे। दिस वाज रिकमेंडेड बाय सरकारियन पूंची कमीशन। दिस रिकमेंडेशन कुड बी इंप्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू डील विद सच प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस में विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 176। आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, आल्सो गिवन यू हिंट्स, सफिशिएंट हिंट्स सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 16th नेशनल वोटर्स डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। 25 जनवरी यानी कि कल के दिन भारत में 16th नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे हमारे देश में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है सिंस 2011। 2011 में भारत सरकार ने फैसला किया कि हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। 25 जनवरी का सिग्निफिकेंस है कि इसी दिन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 1950। दिस इज द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, लेकिन 2011 में भारत सरकार ने फैसला किया कि अब हम लोग इस दिन को नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड 16th नेशनल वोटर्स डे। साल 2026 का थीम फॉर नेशनल वोटर्स डे था माई इंडिया माई वोट। अब राइट टू वोट को लेकर के यूपीएससी ने बड़ा अच्छा सा एक प्रश्न पूछा था कि ये फंडामेंटल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसके वही प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ दिया है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पद्मा अवार्ड्स टू 131 पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत के अंदर अगर सिविलियन अवार्ड्स की बात की जाए तो वो दो मुख्य तरीके के अवार्ड्स हैं सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड एंड पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न ऑफ कोर्स इज द हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन कैटेगरी में बात करें तो। उसके अलावा होते हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में सबसे ऊपर होते हैं पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड देन पद्म श्री। ये जो पद्मा अवार्ड्स या भारत रत्न अवार्ड है, ये जनरली देखिए, भारत रत्न तो नहीं, पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। भारत रत्न सरकार बीच में भी कभी अनाउंस कर सकती है। तो सिविलियन अवार्ड्स की बात की जाए तो हाईएस्ट कैटेगरी में भारत रत्न, फिर पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। एंड पद्म अवार्ड्स अनाउंस्ड वंस इन एन ईयर ड्यूरिंग रिपब्लिक डे। अब भारत रत्न की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 1954 से अवार्ड दिया जा रहा है, मेनली फॉर कंट्रीब्यूशन विच इज एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो भारत रत्न पाने के लिए जो जनरल एक्सपेक्टेशन या जनरल क्राइटेरिया मेंशन्ड है वो है कि उस इंसान को कंट्रीब्यूट करना होगा ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। भारत रत्न दिया जाता रहा है फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन 4 एरियाज, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। ये 4 कैटेगरीज में ही एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के लिए भारत रत्न दिया जाता रहा है। लेकिन साल 2011 में भारत रत्न देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें 4 एरियाज तो हैं ही, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। भारत सरकार ने उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया, हाईलाइटिंग द क्राइटेरिया फॉर भारत रत्न अवॉर्डीज। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस के अलावा भारत सरकार ने ऐड कर दिया एक एक्स्ट्रा पॉइंट, दैट इज एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर, किसी भी क्षेत्र में। तो इस पॉइंट के ऐड होते ही अब भारत रत्न आपको किसी भी क्षेत्र में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आपने इन एनी फील्ड यू हैव गिवन एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, देन यू आर एंटाइटल्ड, यू आर बेसिकली एलिजिबल टू गेट भारत रत्न। साल 2011 में ये प्रोविजन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर को ऐड करने के बाद ही सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, क्योंकि वो तो क्रिकेट खेलते हैं, वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या पब्लिक सर्विस में सीधा सीधा फिट नहीं हो सकता। हाँ, आर्ट में फिट किया जा सकता है क्रिकेट को खेलना, लेकिन वो अलग से जिस कैटेगरी में आएगा वो है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट, लेकिन उस पर डिस्प्यूट या डिबेट हो सकता था, तो भारत सरकार ने ये एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड करके सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया। इसके बाद भारत रत्न अवार्ड इज गिवन by the recommendation for Bharat Ratna are
मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, और उसके बाद भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। बेसिक नियम यह है कि साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शन देखने को मिला है। जैसे साल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला, साल 2019 में 4 लोगों को मिला। दीज वेयर एक्सेप्शन ईयर्स, जहां पे 3 वाला जो कन्वेंशन है उसको ब्रीच किया गया। भारत रत्न अवार्डीज को एक सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट मिलता है साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलोंग विथ पीपल लीव सेप्ड मेडेलियन, इस तरीके का। बट भारत रत्न अवार्डीज को कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है। भारत रत्न रिसिपिएंट्स आर रैंक 7 इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी सेरेमोनियल एक्टिविटी में, जैसे आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, तो उन सेरेमोनियल एक्टिविटीज में जो भारत सरकार की हैं, वहां पे किस हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट होगी या किसी सेरेमोनियल एक्टिविटी में किस हिसाब से लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो सब तय होता है एज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस संविधान में मेंशन्ड नहीं है, बट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट जो है अलग से भारत सरकार बनाती है, तो उसमें भारत रत्न अवार्डीज को 7th नंबर पे रखा गया है। एक और बात ध्यान रखनी है कि भारत रत्न अवार्डी हो या पद्मा अवार्डीज हो, कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द अवार्ड्स नेम एज अ टाइटल, अदरवाइज इट विल गो अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट ऑफ अदर सिटीजन्स। तो ये तो बात होगी भारत रत्न की। पद्म अवार्ड्स की बात की जाए तो दे वर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर कंट्रीब्यूशन इन वेरियस डिसिप्लिन वेरिंग फ्रॉम आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज। तो पद्म अवार्ड में पद्मश्री अवार्ड है, इट इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। पद्म भूषण अवार्ड, इसके लिए जो ऑफिशियल क्राइटेरिया लिखा गया है वो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, एंड पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। तो सरल भाषा में कहें तो किसी भी फील्ड में अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको पहले पद्मश्री मिलेगा, उससे अच्छा काम किया तो आपको पद्म भूषण मिलेगा, उससे भी अच्छा काम किया तो पद्म विभूषण मिल सकता है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इट। पद्मश्री के लिए लिखा गया है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आपने किया हो, पद्म भूषण के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, एंड पद्म विभूषण के लिए एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। सरल भाषा में डिस्टिंग्विश्ड यानी कि आम जनता से हट के कुछ आपने अच्छा काम किया हो एक्सेप्शनल टाइप का, तो पहले पद्मश्री मिल सकता है, उससे भी बेहतर किया हो तो पद्म भूषण, उससे भी अच्छा किया हो देश के लिए, देश का नाम बढ़ाया हो तो आपको पद्म विभूषण मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा पहले ही, पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो साल 2026 के लिए पद्म भूषण, पद्म अवार्ड्स ओवरऑल अनाउंस किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें 131 पर्सनालिटीज को दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स। 5 उसमें से दिए गए हैं पद्म विभूषण अवार्ड। तो इस साल का जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो 5 लोगों को मिला है। एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल जी को दिया गया है पोस्ट्यूमसली, केटी थॉमस जी को दिया गया है पब्लिक अफेयर से, एन राजम फ्रॉम आर्ट, पी नारायणन फ्रॉम लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड वीएस अच्युतानंदन फ्रॉम पब्लिक अफेयर्स। ये 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा 13 लोगों को मिला है पद्म भूषण। शिबू सोरेन जी को मिला जैसे इस साल पद्म भूषण, अलका याग्निक को मिला है पद्म भूषण सिंगर, और 113 लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड में बस क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ले, ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा क्रिकेटर को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। असम से 5 लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो कविंद्र पुरकाष्टा, हरिचरण सैकिया, नूरुद्दीन अहमद, जोगेश तिवारी जी, ओखिला जी को मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो इन लोगों का जो डिटेल एरिया ऑफ वर्क वगैरह है वो एपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन्होंने किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है वो आपको आसाम वाले करंट अफेयर्स में अच्छे से करा दिया जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी के लिए जो अवार्ड दिए गए हैं। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। गैलेंट्री अवार्ड
बहादुरी के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, इट इज गिवन टू आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या इवन सिविलियंस फॉर ब्रेवरी एंड हीरोइक एक्शन, उनको बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जा सकता है। जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, इट इज कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी, यानी कि दुश्मन को फेस करते हुए अगर किसी ने बहादुरी दिखाई है तो उसके लिए अलग कैटेगरी है। अब गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ एनिमी भी 3 लेवल का है। हाईएस्ट है परमवीर चक्र, फिर है महावीर चक्र और फिर है वीर चक्र। जबकि उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है गैलेंट्री अवार्ड की है, वो है गैलेंट्री अवार्ड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी। इसमें सबसे ऊपर है अशोक चक्र, यानी कि एनिमी को ना फेस करते हुए किसी और जनरल डायरेक्शन में या जनरल एस्पेक्ट्स में किसी ने बहादुरी दिखाई हो तो उसको हाईएस्ट लेवल पर अशोक चक्र दिया जा सकता है, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। गैलेंट्री अवार्ड साल में 2 बार दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे एंड इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। तो रिपब्लिक डे के ओकेजन पे साल 2026 में गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। एक नाम जो सबसे ज्यादा सामने निकल करके आ रहा है वो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी का। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अबोर्ड एक्सियोम 4 मिशन। ये तो आप जानते ही होंगे, एक्सियोम 4 मिशन के बारे में हमने खूब सारे आर्टिकल देखे। तो एक्सियोम 4 मिशन की मदद से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे लास्ट ईयर, और उसी कारण से इनको गैलेंट्री अवार्ड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी कैटेगरी में हाईएस्ट लेवल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र दिया गया है ऑन दिस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अशोक चक्र मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंडियन ओशन इंडियो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से रिलेटेड जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 4 सही है। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यूरोपियन काउंसिल सीधा सीधा वोट या लॉ नहीं पास करता, लेकिन डायरेक्शन सेट करता है। यूरोपियन कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ 4000 किलोवाट पर आवर की टारगेट रखी गई है बाय 2047। एंड एलडीसी कैटेगरी is not recognized by WTO. It is not made by WTO. It is made by UNCTAD followed by WTO. Second statement is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.